अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम, खुशामदीद प्रोग्राम यू आस्क्ड फॉर इट विद डॉक्टर सदाकत अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर बड़े ज़बरदस्त आपने आज ब्लू का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा कमाल किया है सर। ये टाई का स्टाइल बड़ा डिफरेंट है, नया स्टाइल है। आपने आते ही पकड़ लिया मेरा स्टाइल, बिकॉज इट्स सो डिफरेंट, यूनिक। हाँ, ये उल्टा स्टाइल। हाँ, वेरी नाइस। अच्छा सर, ये बताएं कि हमारी लाइफ में जो चीज़ें यकसानियत का शिकार होती हैं, चल रही होती हैं, लगातार चल रही होती हैं, जब हम कोई चीज़ हट के करते हैं तो वो फ़ौरन टॉक ऑफ द टाउन बन जाती है या वी टॉक अबाउट इट। हाउ लॉन्ग, ये मैंने बड़ा अजीब सा सवाल आपसे कर दिया, बट यू बीइंग इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, कितनी देर लगती है कि वो जो चीज़ शुरू में उचंबा लगती है वो एक नॉर्म बन जाए? कहते हैं कि कोई 40 डेज़ का पीरियड होता है जो इंसान के ज़हन में एडजस्टमेंट्स के लिए कारआमद है। 6 वीक्स टू 40 डेज़, इसमें इंसान को चीज़ों की जो आदत सी हो जाती है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। चीज़ें बाज़ औक़ात हमें जल्द भी फेमिलियर लगने लगती हैं और बाज़ औक़ात देर से भी नहीं फेमिलियर लगती। जैसे अगर आप किसी के साथ ट्रेन में या जहाज़ में हों तो आपको कुछ वक्त चाहिए होता है उनके साथ फेमिलियरिटी महसूस करने के लिए, ताकि अब आप उनसे बातचीत करने में आसानी महसूस। ऐसे ही शादियों ब्याहों की तकरीबात में भी जब आप जाते हैं तो जिन लोगों के आप दाएं बाएं बैठे होते हैं तो उनके साथ आपको एडजस्टमेंट के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। तो ये तो एक आम सी फेमिलियरिटी है। लेकिन एक बाकायदा आदत सी बन जाना, जैसे दोस्तों की या मियाँ बीवी की आदत एक दूसरे की हो जाना, इसमें थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है और डिपेंड करता है कि उनका एक दूसरे के साथ तालमेल कितना है जी। और वक्त गुजरने के साथ साथ किसी चीज़ की इम्पैक्ट इंसान के अंदर कम होती चली जाती है और किसी चीज़ की इम्पैक्ट बढ़ती चली जाती है। Why so? दिस इज़ ह्यूमन बीइंग। इंसानों को तामीर ही ऐसे किया गया है, जैसे अभी एक शोर की आवाज़ अगर बाहर से आना शुरू हो, जैसे को पानी की मोटर चलना शुरू हो, तो पहले उसका शोर ज़्यादा होगा, बिल्कुल, फिर उसका एक डिक्लाइनिंग इफ़ेक्ट हो जाएगा। हालांकि शोर उतना ही है, शोर उतना ही है, डेसिबल्स उतने ही हैं, लेकिन ये आपके दिमाग के कंप्यूटर का कमाल है कि उसे पता है कि किस चीज़ को अब अहमियत कम देना है। सही। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान कम महसूस करने लगता है। जैसे घरों में किसी को एडिक्शन हो जाए जी, तो शुरू में दूसरे लोग बहुत बेचैन होते हैं उसकी हरकतों की वजह से, और फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद उन्हें ये नॉर्मल लगने लगता है। इसको हम न्यू नॉर्मल कहते हैं। तो ये जो इंसानों के अंदर किसी चीज़ की बढ़ती हुई अहमियत या कम होती हुई अहमियत है, ये हमारी ज़िंदगी का बड़ा ख़ास हिस्सा है और इसको भी समझने की ज़रूरत है। ये हमारे काम आ सकती है स्किल कि किस तरह हम किसी चीज़ की अहमियत को ज़िंदगी में बढ़ाना चाहें ज़रूरत के तहत, तो हिकमत अमली के तहत या मसलियत के तहत तो बढ़ा भी सकते हैं। किस तरह किसी की अहमियत चीज़ को कम करना चाहें तो आप कम भी कर सकते हैं। जैसे ये चंद दिन पहले ही पाकिस्तान का मैच था श्रीलंका से, मैं बड़े शौक़ से देखने बैठा आखिरी दिन। मैंने कहा 136 रन है, थोड़ी देर में पाकिस्तान पूरे कर लेगा, पाकिस्तान जीत जाएगा, तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा, पाकिस्तान जीतेगा। तो मैच शुरू हुआ, पाकिस्तान की विकेटें उड़नी शुरू हो गई और देखते ही देखते पाकिस्तान 136 रन पूरे करने की बजाय कोई 114 रन पे ही ढेर हो गया। टेस्ट मैच हार गए। जब टेस्ट मैच हार गया तो जाहिर है आपको बहुत बुरा ही लगता है। तो फिर अपने ज़हन को अब आप कैसे बदलते हैं ताकि आप आपके रोज़मर्रा काम काज मुतासर ना हो, तो डिटैच कर लेते हैं आप किसी चीज़ से जिससे एक्चुअली आप अटैच्ड होते हैं, तो जिसको डिटैच्ड अटैचमेंट कहते हैं। वाह, डिटैच्ड अटैचमेंट है, अभी भी है, मगर आपने डिटैच कर लिया। हाँ, जैसे आप कामकाज की जगह पे आते हैं तो आप कामकाज करते हैं, वहाँ कुछ मसला होता है, तो जब आप घर जाते हैं तो मसला घर तो लेके नहीं जाएंगे ना। ऐसा तो जिस चीज़ से आप अटैच्ड हैं फिर आप उसे डिटैच करके आप अगले फेज़ पे चले जाते हैं। या घर में कोई मसला है तो अपने कामकाज की जगह पे आना है। तो ये जो हमारी अटैचमेंट होती है चीज़ों से, अगर हम इसे डिटैच्ड अटैचमेंट बना लें, यानी जब चाहें डिटैच कर दें, जब चाहें अटैच कर दें, तो इससे हमें फ़ायदा होगा। बड़ा फ़ायदा है। जैसे अगर आपने कभी देखा हो तो जो ब्रिटिश वीज़ा होता है ना,
जी। तो उस पर पहले ही वो जो स्टैंप लगाते हैं वो लगाते हैं एंटर टू लीव। अच्छा भाई, ये इजाज़त देती है मगर छड़ के वापस जाना है, तो टुर जाना है। जी जी बिल्कुल ठीक। तो ये आप इससे अंदाज़ा कर लें कि जब आप प्रोग्राम कर लेते हैं अपने आप को किसी चीज़ के हवाले से कि आपने इससे अटैच भी होना है और आपने इससे डिटैच भी होना है जब चाहें, तो पहले से ही प्रोग्रामिंग अगर आपकी ऐसी हो तो ये तो मुझे मुस्ताकिर भाई को ऐसे सनम हरजाई बेवफा किस्म का लग रहा है कि अटैच भी हो जाए और डिटैच भी हो जाए। हमारे जहन में तो ये है कि जिससे अटैच हो गए बस फिर पक्के अटैच हो गए। नहीं, अटैच तो पक्के ही होंगे, लेकिन बीच बीच में थोड़ा डिटैच होना आपके लिए कारआमद होगा, वरना उसे हम को डिपेंडेंस कहते हैं, वहाँ उसको हम फिर एडिक्शन कहते हैं इंसानों की भी। तो हरजाई होना और बात है, लेकिन थोड़ा रिलैक्स होना, थोड़ा डिसोसिएट होना ताकि आप अपनी ज़ात पे भी तवज्जो दे सकें, ये कारआमद रहता है। जैसे अगर आप कामकाज का बोझ घर लेके चले जाएं, अगर आप बहुत पैशनेट हैं काम के बारे में, तो घर की ज़िंदगी मुतासर होगी और घर के मसाइल कामकाज की जगह पे लेके आए तो वो भी होंगे। तो ये जो डिटैच होना है या अटैच होना है, ये आपकी मर्ज़ी के ताबे हो तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। मुझे वो अपना एक कज़न याद आ गया, वो उसको ना बॉक्सिंग का बड़ा शौक़ था, तो वो कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता था, तो वो पंच किसी को मारा उसने, तो इतने ज़ोर से मारा वो बंदा हट गया, तो उसका जो शोल्डर है ना वो डिसलोकेट हो गया। तो वो मुझे कहते हैं इजाज़ भाई मैं ना खुद ही इसको चढ़ा लेता हूँ, अब खुद ही उतार लेता हूँ, वो लूज़ हो गया उसका। और मुझे गाना भी याद आ गया इस्ताक भाई, ये इंग्लिश का गाना था, वो कहते हैं एवरीबडी नीड्स अ लिटिल टाइम अवे, इवन लवर्स नीड अ हॉलीडे। बहुत अच्छा नुक्ता सामने आया। वो जो आप बता रहे हैं ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम, बहुत लोग ऐसे होते हैं जी, जिनका शोल्डर जॉइंट जो है वो ढीला पड़ जाता है और थोड़े से झटके से वो उतर जाता है और वो खुद ही इसे चढ़ाना भी सीख, दर्द भी बड़ी होती है। नहीं, जो लोग उसे रेगुलरली करने लगते हैं और जो इतना ढीला हो जाता है तो फिर उनको कोई खास मुश्किल। सर इसमें अंग्रेज पंजाबी का एक लफ्ज़ है कि एक खोचला हो गया। वो एक तो खोचल होता है ना, एक खोचला। अच्छा ताकि आज मैंने ये प्रोग्राम में रिक्वेस्ट की है अपने सारे जो है हमारे व्यूअर्स कि धड़ाधड़ कॉल करें और ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करें। और आज हमने चाय बना लूँ थोड़ा, प्लीज़ आप जो बात जारी रखिए, बात जारी रखिए। अच्छा, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आज हमने फॉर्मेट ये रखा है कि बजाय किसी ख़ास टॉपिक पे बात करने के, मैं देखता रहता हूँ जो हमारे कमेंट्स होते हैं कि लोग कुछ कहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कोई अपना फीडबैक देना चाहते हैं। तो आज इसीलिए हमने ये कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कॉल करें, छोटे छोटे क्रिस्प सवालात करें और कोई कमेंट देना चाहें। हाँ, मज़े मज़े की बात करें। हर वक्त इतनी संजीदा स्कील मौज़ूआत पे बात करके हमारा दिल भी कुछ ऊब जाता है। हाँ, तो आज जो है इसीलिए हमने कॉल्स का, नाजरीन आपको इंडिया दिया है और आप हमें कॉल करना चाहें तो बिस्मिल्लाह कॉल कीजिए। और ये हम पहली कॉल रिसीव कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने नंबर 1 हो, मैं कह रहा हूँ फरीफ हुई से कोई नंबर ले जा ही नहीं सकता। डॉक्टर सदाकत की आपने कमेंट सुना है, वो कहते हैं कि फरीफ हुई से कोई नंबर नहीं ले जा सकता। बड़ी कोशिश की आपने नंबर 1 बनने के लिए। कॉलर नंबर 1। तो आज आप जी 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 नंबर 2, 3, 4 पे भी ना बड़े लोग आ रहे हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, डॉक्टर शनाज, डॉक्टर फातिमा, डॉक्टर साइदा, सब लाइन अप हो रहे हैं। अच्छा, सारे डॉक्टर्स को आपने कहा कि लाइन अप हो जाओ। मुझे अबरारुल हक का गाना याद आ गया है। हाँ जी, किन्ने किन्ने जाना बिल्लो दे घर, लैंड बनाओ, टिकट कटाओ। और आप दोनों का ये माशाल्लाह ब्लू जो है ना, आज मैचिंग जबरदस्त हुई थी। डॉक्टर साहब का ये ब्लू जो है, ये तो बहुत ही सुपर कॉम्बिनेशन मुझे लगा माशाल्लाह, और मेरा आपने पसंद कर दिया। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और आपका एजाज भाई ये ब्लू और रेड मेरा फेवरेट है। अच्छा चलें, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, तो आज हमने ना डॉक्टर ताकत ज़्यादा कॉल्स लेनी है, और ये देखें फरीद से मैं बात करूं और एक कॉल पीछे ठक ठक चल रही है। तो आज हमने बड़ी स्पीड।
अच्छा, ये मुझे नहीं पता उनका नंबर अब कौन सा है। तो फरी, एनी कमेंट दैट यू वुड लाइक टू मेक टुडे? मेरे ध्यान में आप जो बात आ रही थी ना, वो आपने मुझको पहले ही पूछी डॉक्टर सुधाकर से। कौन सी वाली? मैंने उनसे यही पूछना था कि हम किसी भी सिचुएशन में एडेप्टेबिलिटी कैसे अपने अंदर से डेवलप कर सकते हैं, और आपने अपने आप प्रोग्राम ओपनिंग इस बात से की है। अच्छा, आपके जहन में था, तो डॉक्टर साहब ने तो ऑलरेडी आंसर कर दिया अडेप्टेबिलिटी के बारे में। तो अच्छा, ये मुझे बताएं फरी कि जो मुलाजमीन घर में काम करते हैं उनको सिखाने में और अडेप्टेबल बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, और फिर जब वो सीख जाते हैं तो फिर वो रफू चक्कर हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है डॉक्टर साहब, ये किस तरह से होल्ड करें? ये मैं पूछने लगा हूँ डॉक्टर साहब से कि मुलाजमीन जो है वो जब कुछ सीख जाते हैं तो वो रफू चक्कर होते हैं, उनको कैसे होल्ड किया जाए? बिल्कुल, ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, आप ये जरा सुने, मैं ये डॉक्टर साहब से जवाब लेके ना फिर अगली कॉल लेता हूँ। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। डॉक्टर साहब, ये फिनोमेना जो है आपने अपने वसी एक्सपीरियंस में एज CEO भी देखा होगा, अपने घर में जो मुलाजमीन हैं उनमें भी देखा होगा कि पहले जो है ना मुलाजमीन बड़े शौक से आते हैं, इंटरव्यू देते हैं, दे वांट टू जॉइन, बट आफ्टर सम टाइम फॉर सम रीज़न और द अदर दे डोंट वांट टू कंटिन्यू, एंड यू नो द ऑर्गेनाइजेशन हैज स्पेंट सम टाइम ऑन देम, अपने उनको सिखाने पे, और वो मगर होल्ड ही नहीं करते। ये फिनोमेना क्या है? देखिए, दुनिया में ये होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं होता। ज़्यादातर मेरे साथ लोग जो हैं लंबे अरसे तक काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में भी और घर पे भी, और कभी कभी लोग चले भी जाते हैं, फिर वो वापस भी आते हैं। वो क्या है, परवीन शाकर का वो जब भी लौटा तो मेरे पास आया। यही बात तो अच्छी है, मेरे हर जाएगी। हाँ, तो ये भी फिनोमेना मैंने देखा है कि लोग जाके भी आते हैं और मोहब्बत के रिश्ते उनसे पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। वो मेरे साथ, उनका एक वक्त गुजरता है, फिर वो जाते हैं, फिर उन्हें दोबारा महसूस होता है कि उन्हें मेरे साथ काम करना चाहिए। इस बारे में मुझे वैसे कोई ज़्यादा शिकायत है नहीं, और थोड़ा बहुत तो खैर होता है। दुनिया में अपना लोगों का एक एजेंडा होता है, वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी में किसी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, तो कोई बुरा मानने वाली बात नहीं। लेकिन ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि अगर कोशिश की जाए तो लंबा साथ, कंपेनियनशिप आपकी ज़रूर चलती है उन लोगों के साथ जो आपकी मदद करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और घर में मदद करते हैं जी। और लंबे लंबे अरसे तक मेरे साथ लोग काम करते हैं, और मैं समझता हूँ कि अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जबकि बदलते हुए ज़माने के साथ जी आज का दस्तूर ये है कि बच्चे भी अपनी अपनी ज़िंदगी में तरक्की करते हुए आगे नई दुनिया में चले जाते हैं, पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, किसी और मुल्क में जा बसते हैं। तो बहुत गुज़रते हुए वक्त के साथ जो आपको फेमिलियर चेहरे नज़र आते हैं, वो घर में आपके साथ जो काम काज करने वाले साथी हैं, लोग हैं, उनके नज़र आते हैं जी। अगर आप उन्हें थोड़ा सा एलिवेट कर लें, ठीक, आप उन्हें अपने दिल तक ऊपर उठा लें, तो फिर मेरे ख़्याल में उनका भी जाने को दिल नहीं करता, और वो आपको देख के और आप उन्हें देख के भी खुश होते हैं। अगर आप थोड़ा सा ऐसा सोचें कि ये कितने मददगार लोग हैं, और अपने घरों से दूर बाज़ औक़ात आपके घर में रहते हैं और माहाना 3-4 दिन की छुट्टी पे जाते हैं जी, तो उनकी छोटी छोटी कोताहियों को अगर आप दरगुजर कर दें और उन्हें समझा दें, उनके साथ बार बार गोल सेटिंग करें, रेप्रिमेंड ना करें। रेप्रिमेंड बर्दाश्त करना घरेलू मुलाजमीन के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। उनकी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कम खुशियाँ होती हैं, कम जी, हिम्मत होती है और कम इज़्ज़त नफ्स होती है उनकी। काफ़ी उन्हें दुनिया से नाखुशगवार तजर्बों का सामना होता है, वो काफ़ी महरूमियों का शिकार भी होते हैं। आपके जो रेप्रिमेंड को वो यानी सरजनिश को वो बर्दाश्त नहीं सहना मुश्किल होता है। तो मतलब आप यूँ समझें कि बार बार आपको अपने आप को समझाना चाहिए कि अगर उनकी समझ बूझ कम है तो कोई बात नहीं, आप उन्हें फिर एक दफ़ा समझा दें, नई गोल सेटिंग कर दें और
बहुत जल्द जब आप ठंडे दिल से उन्हें कोई चीज़ समझाते हैं तो वो आपके हस्बे मंशा ऐसा सब कुछ वो करना शुरू हो जाते हैं। तो ये फिर मज़े का रहता है साथ उनके साथ। नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं 0300-8420-270। सही बता रहा हूँ ना नंबर? 8420-270। आप हमें कॉल करें। देखिए किसकी कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं हमारे साथ? आप पहचाने, आपकी आवाज तो चली ठीक है, आप सेलिब्रिटी हैं, सब पहचानते हैं, मेरी आवाज भी पहचाने ना। आप जो है ना, मैं आपसे 2-3 सवाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप करें भाई। आप डॉक्टर हैं? जी भाई। आप पिंडी में हैं? जी भाई। आप फरी की दोस्त हैं? जी भाई। आप जो है मेरी वाइफ के साथ पढ़ती भी रही हैं कहीं? बिल्कुल, आपकी वाइफ साथ पढ़ती रही हूँ, आपकी कजन महविश की बेस्ट फ्रेंड हूँ। हाँ। और फरी और मैं तो खैर वी आर लाइक two souls in like one soul in two different, आप कह लें इस कदर करीब है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शहनाज बात कर रही हैं? जी 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 डॉक्टर शहनाज, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि टीनेज बच्चे जो हैं, आपके टीनेजर्स हैं, टीनेजर बच्चों को हैंडल करने में कोई किसी किस्म की मुश्किलात आती हैं आपको? आप कह लें कि ये एक इतना बड़ा चैप्टर है और एक इतनी बड़ी वो आप कह लें कि इसके ऊपर तो मेरे ख्याल में बहुत बोला भी जा सकता है और बहुत लिखा भी जा चुका होगा। और डॉक्टर साहब जो आपके साथ बैठे हुए सर बेहतर बता सकते हैं, बिकॉज आपका वही बच्चा जो आपकी हर चीज़ से आपकी उंगली पकड़ कर हाँ और आपके मुताबिक ना कर रहा होता है, वो ऑल ऑफ ए सडन एक ग्रोन अप अडल्ट बन के जब आपके सामने आता है और आपकी हर बात को वो क्वेश्चन करता है और आदर चैलेंज करता है, बहुत सी मतलब निगेट करता है, तो वो एक ऐसा फैक्ट है कि जो जितनी भी पढ़ी लिखी माँ या वालिद या इस प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हुए लोग, इवन साइकोलॉजी से, उनके लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उसकी वजह ये मेरे ख्याल में कि हम पेरेंट्स के कन्वेंशनल रोल को हमने इतना स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है ना, और शायद हमारे यहाँ हर रिश्ता जिसको बहुत रिश्ता कहते हैं उसमें ना डोमिनेंस और ओबीडियंस को हमने ना मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी है। अच्छा, ये बात आपने बहुत अच्छी की है, और हालांकि आप खुद पीडियाट्रिशियन हैं, यानी कि बच्चों की डॉक्टर हैं, मगर इस पे हम ज़रा डॉक्टर सदाकत का टेक लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब बीइंग अ फादर, ही माशाल्लाह हैज़ रेज्ड 5 किड्स, और बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, और फिर एक ऐसे जो है ना शोबे से रिलेटेड होना जिसमें बाइपोलर डिसऑर्डर्स वालों का भी इलाज करना, ज़हनी इलाज भी करना, एडिक्ट्स का भी इलाज करना, और फिर ख़ास तौर पे डॉक्टर साहब का ये तुरा इम्तियाज़ है कि वो कहते हैं कि टीन एज एग्जेक्टिव स्किल्स अगर माँ बाप को सिखाई जाए और बच्चों को भी, तो उससे बड़ा फ़ायदा हो सकता है। डॉक्टर साहब कहते हैं ये टीन एज एग्जेक्टिव स्किल्स क्या हैं जिनकी आप इतनी बात करते हैं? अच्छा, टीन एज एग्जेक्टिव स्किल्स वो सारी स्किल्स हैं जो कि ज़िंदगी भर जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती रहती है, और इनको टीन एज एग्जेक्टिव स्किल्स इसलिए कहा जाता है कि टीन एज को पहुँचते पहुँचते ये सीखना मुमकिन होता है। जैसे 2 साल की उम्र में ये मुमकिन नहीं होता, फिर आप 3-4 साल की उम्र में 1-2 एग्जेक्टिव स्किल्स सीखते हैं, फिर इस तरह बढ़ती हुई उम्र के साथ तो 11-12 साल की उम्र तक पहुँचते हुए इंसान के दिमाग में जो अपरेटस है, जो हार्डवेयर है, वो इस काबिल हो जाता है कि इंसान बतौर इंसान फंक्शन करने के काबिल हो जाए। यानी फिर उसे गुस्से की, लड़ाई झगड़े की, हाथापाई की, रोब जमाने की, धमकियाँ देने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। लेकिन जो असल सवाल जिस पे हम बात कर रहे थे कि वालिदैन को क्यों मुश्किलात पेश आती हैं टीनेजर से डील करने के लिए, और मैं समझता हूँ कि उन मुश्किलात का ताल्लुक भी वालिदैन की स्किल से है और जज्बात से है, दोनों चीज़ों से है। एक तरफ तो वालिदैन जो रूल्स बनाते हैं घरों में वो यूजुअली टूथलेस होते हैं। टूथलेस? हाँ, उनसे कोई बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचती।
तकलीफ पहुंचाना तो मकसूद भी नहीं है, लेकिन बच्चे अगर मान ले तो तब भी ठीक है, नहीं माने तो वालिदैन फिर भी चुप रहते हैं। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी बस भला। तो इस तरह के हालात फिर वालिदैन के हो जाते हैं जब उनके मुंह से या ख्याल से ये आवाज़ आती है कि जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, तो फिर वालिदैन का हाल तो वही होगा ना जो इस आवाज़ के लगाने वालों का होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर वालिदैन अपनी रेट को इस्टेब्लिश करें, क्योंकि वालिदैन मैनेज भी कर रहे होते हैं, बच्चों को मुनज़्ज़म भी कर रहे होते हैं, उनकी तलीम और तरबियत की ज़िम्मेदारी भी वालिदैन पर होती है, तो उसके लिए रेट को इस्टेब्लिश करने के लिए रूल्स का टूथलेस होना बहुत मुज़िर है। तो दांत होने चाहिए जहाँ जहाँ ज़रूरत हो। एक और बात यह है कि बच्चों को मेरिट पे डील करना ये बहुत अहम है, और हम सब मेरिट के बहुत गुण गाते हैं, और अपने दफातर में, अपनी सोसाइटी में, अपने मुल्क में हम मेरिट की बातें करते हैं, लेकिन ऐन हमारी नाक के नीचे जब हमारे बच्चों का मामला आता है तो मेरिट को हम पसे पुश्त डाल देते हैं, और मेरिट जैसी अच्छी चीज़ से हम अपने बच्चों को महरूम कर देते हैं, क्योंकि हमारा अपना कुछ फितरी तौर पर दिल तड़पता है, हमारी ममता, हमारी बिपता, जैसे माँ की ममता होती है तो बाप की बिपता होती है, तो ये हमें तंग करने लगती है। तो होता ही है कि जब हम बच्चों के साथ मेरिट पे चलना शुरू होते हैं तो बच्चे खप डालते हैं। उस खप से ओहदा बुरा होना बग़ैर खप डाले, बहुत संजीदगी के साथ, बहुत आराम से, मोहब्बत के साथ, मुलायमत के साथ, पक्के होके, ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप बच्चों की कोई बात नहीं मानते और वो क्राइसिस पैदा करते हैं तो उस क्राइसिस को मैनेज करना अक्ल से, दानिश से और अच्छे अल्फाज से, धमकियों के बगैर। यानी आप यूँ समझिए कि जो एग्जेक्टिव स्किल्स हैं वो ख़ास स्किल्स हैं जो कि इंसान तो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, लेकिन इंसान वो स्किल्स दूसरे जानदारों के साथ शेयर नहीं करते। दूसरे जानदार जो हैं वो एग्जेक्टिव स्किल्स से महरूम होते हैं, उनके पास एनिमल स्किल्स होती हैं, और वो हम भी जानते हैं, हम भी शेयर करते हैं दूसरे जानदारों के साथ। मतलब दूसरे जानदार गुर्रा लेते हैं तो हम भी गुर्रा लेते हैं, हाथापाई करते हैं, एक दूसरे के साथ वो झगड़े करते हैं, फसाद करते हैं, धक्कम पेल करते हैं, तो हम इंसान भी कर लेते हैं। जानवर भी गुस्सा बहुत करते हैं तो हम भी बहुत करते हैं। तो अगर हम एनिमल स्किल्स को ऑब्सोलीट कर दें जी, आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी से फारिग कर दें जी, और ह्यूमन स्किल्स सीख लें। लेकिन आज से 50 साल पहले वालिदैन कभी शिकायत नहीं करते थे कि बच्चे उनका कहा नहीं मानते, क्योंकि उस ज़माने में वालिदैन एनिमल स्किल्स से काम लिया करते थे, मार पिटाई वगैरह कर लेते थे, छितर। अच्छा, अब वो वालिदैन ने छोड़ दी हैं, एनिमल स्किल्स बच्चों के साथ अप्लाई करना काफ़ी हद तक छोड़ दिया है, लेकिन ह्यूमन स्किल्स यानी एग्जेक्टिव स्किल्स नहीं सीखी, मुतबादिल तो निहत्ते हो गए हैं वालिदैन। तो अब वापस हमें उस दौर में तो नहीं जाना कि जहाँ बच्चों के साथ मार पिटाई होती थी, क्योंकि ज़माना आगे की तरफ बढ़ता है, पीछे की तरफ तो नहीं चलता ना ज़माना। डॉक्टर शहनाज, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस ऑनलाइन। और मेरा ख्याल है कि एक प्रीएम्बल जो बात का एक आगाज़ था वो शायद डॉक्टर साहब की बात सुन पा रही थी आप? जी, मैं तकरीबन 90% मैं सुन पाई हूँ, कुछ चीज़ें मुझसे मिस हुई हैं। और मैं यही चीज़ कहना चाहूँगी इजाज़ भाई कि डेफिनेटली जैसा डॉक्टर साहब ने कहा ना कि जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर्स हैं और जो हमारी एग्जेक्टिव स्किल्स हैं और जो डिसिप्लिन है, ये सब चीज़ें मतलब दे आर द की, बट एट द सेम टाइम इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ पेशेंस ऑन द पार्ट ऑफ पेरेंट्स। आपने एक छोटी सी चीज को भी ना इस डिसिप्लिन से जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं लेके चलना है, तो आपको बीइंग पेरेंट इतना पेशेंट होना पड़ता है कि मैनी अ टाइम्स आई हैव सीन कि या मे बी मी बीइंग इम्पेशेंट एज अ मदर कि आई अप्लाई दिस साइड और उसके रिजल्ट का इंतजार किए बगैर ही I come on वो कहते थे 3rd degree और 2nd degree method। I said to hell with this, being a civilized learned mother। यही तरीका ठीक है कि 2-4 सुना लो तब तक वो आपकी भड़ास नहीं निकलती। अब ये वो चीज़ है जो एक हम जितने भी कहे ना कि हम लोग उस रोल में आने की कोशिश करें एट द एंड ऑफ द डे। अच्छा, अगर आप करें ना भाई, जैसे मैं अपने उस एक्सपीरियंस से बहुत मतलब आप चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं, ये कितने लोग कहते हैं भाई ये क्या, ये टेंट्रम्स कर रहा है, 2 लगाओ कि अभी सीधा हो जाएगा। फिर देयर यूज्ड
स्टार्ट गिविंग अप, देयर यू स्टार्ट गिविंग अप, आप मदद करिए। हाँ, और इसमें पेरेंट्स दोनों का यूनिफाइड बिहेवियर या डिसिप्लिन, जिसको वालिद गलत समझे उसको वालदा भी गलत समझे, जितना पैमाना वालिद ने सेट किया है, मतलब, और अदर देन बीइंग रोल मॉडल्स, वो एक अलग पूरी डिस्कशन आ जाती है। आप उसको स्टैंडर्डाइज करके चले तो डेफिनेटली, और फिर इसमें हमारे जो सोशल सिस्टम में ये जॉइंट सेटअप आ जाता है, इसकी बहुत सारे प्लसेस के साथ मैंने ये चीज देखी, एक्सपीरियंस की है कि अगर पेरेंट्स उसका चलना भी चाह रहे हैं ना, तो वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, वो ये नहीं चाहिए सिर्फ आप लड़की के ससुराल की मैं बात करी, मैं लड़के के ससुराल, तो वो इतना इनपुट आ जाता है कि वो पेरेंट्स जो है ना, फिर वो कहते हैं कि छोड़ दो जी, दूसरी चीज, वो एक आधी स्टिक या एक आधी कोई चीज आप रखो बच्चों को वो करने के लिए। तो इस बारे में जो भी डॉक्टर साहब बेहतर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर शहनाज सत्ती फॉर योर इनपुट। आप जरा प्लीज प्रोग्राम देखते रहें, क्योंकि हम इसको अनडिस्कस्ड नहीं जाने देंगे। ये जो 3-4 पॉइंट्स हैं ये डॉक्टर साहब के सामने मैं रखता हूं, और आप जरा सुनिए प्लीज। और आपके कॉल करने का बहुत शुक्रिया, और आपने एक दफा फिर से प्रूव कर दिया कि फरीफुई की बेस्टीज में से आप टॉप पे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है भाई, वो मैं उसको एक, अब वो यहाँ ऑन एयर तो मैं नहीं रिपीट कर सकती, बट एनीथिंग फॉर फन, anything for funny, and thank you very much bhai, it's a pleasure, it's a very very knowledgeable and beneficial show for all of us, thank you parents हो गए। और मेरे एक दो अपने टॉपिक्स हैं, वो नेक्स्ट शोज में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज उन पे डिस्कशन करें। आप मुझे इनबॉक्स में भेजिए, डॉक्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हम उन पे बात करेंगे। जरूर भाई, वेरी नाइस, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। प्लीज सुनते रहिए। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहब, इन्होंने 2-3 बातें इसमें की हैं। एक तो इन्होंने ये कहा कि माँ बाप का एक पेज पे होना ज़रूरी है। दूसरा उन्होंने कहा कि माँ की पेशेंस ख़त्म हो जाती है, वो कहती है 2 लगाओ तो बात ख़त्म हो जाएगी, अब ये कौन ये किताबी बातें करे, इस पे ज़रा। और तीसरी उन्होंने बात की कि जो बीच में जॉइंट फैमिली होती है वो भी कूद पड़ते हैं, तो वो रिट माँ बाप की जो है ना वो डिस्टर्ब होने लग जाती है। देखिए, माँ बाप का एक पेज पे होना बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रेट इस्टेब्लिश करने के लिए एक दूसरे के साथ यकजहती का इजहार करना, सॉलिडेरिटी का इजहार करना मस्ट है। और अक्सर घरों में देखा गया है कि कोई बात माँ नहीं मान रही तो वालिद मान लेते हैं, वालिद नहीं मान रहे तो फिर वालदा मान लेते हैं, तो इससे बच्चे जो है मैनिपुलेटिव हो जाते हैं। इसी तरह जो नाना नानी या दादा दादी होते हैं तो उनकी मोहब्बत भी बहुत शबनम के कतरों की तरह ऊपर ही रहती है, और वो वक्ती तौर पर मुतासर कर देते हैं बच्चों के जो डिसिप्लिन को मुतासर कर देते हैं। तो ये उनको दखल नहीं देना चाहिए, उन्हें मशवरा देना चाहिए अपने बच्चों को कि वो कैसे अपने बच्चों को बेहतर तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार करने में मदद दें। राइट। अच्छा, इसके अलावा ये जो 2 लगाएं तो इससे मसला हल हो जाता है ना, तो ये ख़त्म हो जाए। ये 2-3-4 साल के बच्चे के साथ माएँ ये बहुत प्रैक्टिस करती हैं, क्योंकि वो बेज़ुबान से बच्चे होते हैं और ज़िद्दी भी होते हैं और कुछ ना कुछ मार खाने वाली बातें भी कर रहे होते हैं। तो वो इतने छोटे होते हैं कि जैसे कहते हैं ना, कमज़ोर पे गुस्सा भी ज़रा ज़्यादा आता है। सही। नज़ला ब उज़्वे ज़ईफ़। तो ये वालिदैन भूल जाते हैं कि इन बच्चों ने बाद में बड़ा भी हो जाना है, और ये सारी बातें उन्होंने याद रखनी है अनकॉन्शियस में, और उससे बड़े मसाइल पैदा होते हैं। तो एक 2 साल के बच्चे के साथ भी डिसेंट बिहेवियर बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यहीं से आपको प्रैक्टिस होगी कि आप अच्छे रवैयों के साथ बच्चों को कैसे मुनज़्ज़म करते हैं। और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अभी ये छोटे छोटे बच्चे हैं तो इनके साथ मार पिटाई कर लें, और जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे। पेशेंस कैसे अपनी मेंटेन रखें माँ बाप? देखिए, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना, अपनी सेरेनिटी पे काम करना, अपने सुकून और अपने पीस ऑफ माइंड पे काम करना। देखिए, एक चीज़ है पीस ऑफ माइंड कि अगर सब कुछ खैर है तो आप पुरसुकून हैं, तो ये तो होता ही है जी। लेकिन जब हालात थोड़े गड़बड़ हो जाते हैं या कोई परेशानी का मामला सामने आ जाता है, तो फिर पुरसुकून रहना असल बात है, जिसे सेरेनिटी कहते हैं। सेरेनिटी जी, जो कि बहुत बड़ी दौलत है अगर इंसान मुश्किलात के सामने भी अपने औसान बहाल रखे और अपनी अक्ल को पूरा रखे। इसे इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। एक और बात जो वालिदैन को मैं कहना चाहूँगा कि वो अपनी ज़हनी सेहत पे और ख़ास तौर पर जिस्मानी सेहत पे भी इतना काम करें कि वो हर वक्त दुखते ना रहें।
ज़्यादातर वालिदैन बढ़ती हुई उम्र के साथ बहुत सड़ी हुई बातें करने लगते हैं और वो टॉक्सिक हो जाते हैं काफ़ी, और उन्हें पता भी नहीं होता कि वो अपनी औलाद के लिए बाइसे आज़ार हैं। और बुढ़ापे के नाम पे बुरी बुरी बातें बच्चों को करना ये हक समझते हुए कि अब वो बुज़ुर्ग हैं तो वो ज़रूर कोई सड़ियल हों तो अच्छा है। मैं आपको बताऊं कि वो ज़माने गए जब नौजवान या बच्चे इन चीज़ों को बहुत दरगुजर किया करते थे। अब बच्चे जो हैं वो अपनी ज़िंदगी और अपने हकूक़ से काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ हैं और आप उनको इस तरह एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते और आप उन्हें नाजायज़ परेशान नहीं कर सकते। जिस तरह बच्चे वालिदैन की परवाह न करें तो बुरी बात है, इसी तरह अगर वालिदैन बच्चों के साथ लूज़ टॉक करें या बुरी बुरी बातें करें तो ये भी मुनासिब नहीं है। इट विल नॉट वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर जो है रिक्वायर्ड बिहेवियर या रिक्वायर्ड जवाब नहीं आ रहा और हम एज़ पेरेंट्स डट जाएँ कि अभी और फ़ौरन ये मसला हमारी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक होना चाहिए, तो उसमें ख़राबी होती है। अगर हम उसको थोड़ा डिले कर लें, एग्ज़िट ले लें, तो उससे भी फ़ायदा हो सकता है। नेचुरली बुलडोज़ करने से तो मसले हल नहीं होते ना, और आप दस्तक देते हैं ना, आप दरवाजे तोड़ के तो नहीं ना घुस जाना चाहते। और वो दिल का दरवाज़ा कहाँ से खुलता है? बाहर से दस्तक देने से, अंदर से कोई खोलता है, अंदर से खोलता है। तो दस्तक देने का हक़ तो वालिदैन को है, और अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा स्किल सीख लें और माकूल बात करना शुरू कर दें, महज अपने बुज़ुर्ग होने की धौंस ना जमाएं, और बच्चे अगर कोई वजाहत मांगते हैं तो बेहतरीन जवाब फिंगर टिप्स पे होना चाहिए वालिदैन के। और गुस्सा गिला करते रहना, शिकवे करते रहना, ये वालिदैन की तरफ से जब होता है तो बच्चों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप देखें यूरोप में अब कितना आम रवाज है कि बुज़ुर्ग ओल्ड होम्स में चले जाते हैं, यानी भेज दिया जाता है कि वो अपनी औलाद के साथ मिल के अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार पाते, तो एक वक्त यह आता है तकलीफ़ दे कि ओल्ड होम्स उनका ठिकाना बन जाता है। इसमें सारे का सारा कसूर तो बच्चों का नहीं हो सकता ना, और आइंदा जब हम भी मगरबी तर्ज़ ज़िंदगी को अब तेज़ी से अपनाते जा रहे हैं जी, तो अगर हम एहतियातें नहीं करेंगे तो फिर हम सब बुज़ुर्गों का हाल भी तो ये हो सकता है ना कि ओल्ड होम हमारा ठिकाना हो। अगर अपने घरों में अपने बच्चों के साथ हम खुश व खुर्रम रहना चाहते हैं तो हमें उसकी अहलियत हासिल करना होगी और तरीका सलीका भी सीखना होगा। डॉक्टर साहब, यहाँ पे विलिंग वेज में टीन एज एग्जीक्यूटिव स्किल्स या माँ बाप जो बच्चों को हैंडल नहीं कर पा रहे होते और माँ बाप को बड़े गिले शिकवे होते हैं अपने बच्चों से और बच्चों को माँ बाप से होते हैं, इसका कोई प्रोग्राम आप रन करते हैं? यही तो करते हैं, और क्या करते हैं, सारा दिन यही कुछ तो करते रहते हैं कि वालिदैन ही हमारे पास ज़्यादातर आते हैं अपने बच्चों की फलाह बहबूद के लिए या अपने घर की बेहतरी के लिए, और नौजवान अपने तौर पर आते हैं अपने मसाइल के लिए कि जैसे अगर उनको तालीम में मुश्किलात हैं या वो कोप नहीं कर रहे लाइफ को अच्छी तरह से, या एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, कोई ओसीडी है, तो फिर उनकी भी मदद करते हैं। एडिक्शंस का मामला आप देखते हैं दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि लाइफ बहुत फास्ट ट्रैक पे है और थोड़े वक्त में ज़्यादा बेचैनियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, थोड़े वक्त में ज़्यादा मायूसियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, डिप्रेशन कितनी आम हो गई है। और अच्छे भले लोग जो बज़ाहिर खुश व खुर्रम ज़िंदगी जिन्हें गुजारना चाहिए, जो खुशहाल लोग हैं और जिनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, उनको भी डिप्रेशन का सामना होता है। और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि अगर कोई खुशहाल है, अमीर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको डिप्रेशन नहीं हो सकती। डिप्रेशन तो एक बीमारी है, जैसे बुखार किसी को भी हो सकता है, अमीर को या गरीब को, तो इस तरह डिप्रेशन एक कंडीशन है जो अमीर को भी हो सकती है, गरीब को भी हो सकती है। और बीमारियां आमतौर पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करती और वो कुर्राए फाल किसी के नाम भी आ सकता है। तो डिप्रेशन वबाई शक्ल इख्तियार करती जा रही है। बहुत से लोग जो ज़िंदगी में गहमा गहमी में हमें नज़र भी आते हैं, तो अंदर डीप डाउन उनके अंदर उदासियाँ छाई होती हैं, उनका रोने को दिल करता है और वो एक खालीपन उनके अंदर होता है जी। और जो चीज़ें उन्हें ज़िंदगी में नेमतों के तौर पर हासिल होती हैं, उनका कोई लुत्फ़ उनको नहीं आ रहा होता। जी जी, जैसे उनकी खुशबू खो गई होती है। ये कॉल है मेरे एक मिनट लीजिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर जी, मुझे डॉक्टर सुधाकर साहब से ये पूछना है कि आप अपना नाम तो बता दीजिए। सर मेरा नाम
मुदस्सिर है। मुदस्सिर साहब, आपका नाम बड़ा प्यारा है। आप कहाँ से बात कर रहे हैं, किस शहर से बात कर रहे हैं? मैं सर डीजी खान से बात कर रहा हूँ। अरे वाह, बड़ी दूर से बात कर रहे हैं। जी सर। मुदस्सिर नजर को जानते हैं आप? जी सर। मुदस्सिर नजर को? मुदस्सिर नजर जी, क्रिकेटर जो है। हाँ, वैसे अल्लाह ताला आपको नजर से बचा के रखे। अब पूछें डॉक्टर सदाकत से, क्या पूछना है आपने? सर मेरी उम्र 30 साल है। मैं तकरीबन 2010 से जो है ना बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हूँ। बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हैं आप। 2010 से 7 साल हो गए। उम्र आपकी फ़कत 30 साल है। जी, मैं मुल्तान से डॉक्टर इनामुल हक मसूद साहब हैं, CMH से रिटायर कर्नल तमगा। डॉक्टर सदाकत से पूछना क्या चाहते हैं आप? जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसका कोई परमानेंट क्योर है, कभी ये कंट्रोल हो जाएगी? मुझे जो है ना रिश्तेदार वगैरह अपने घर वाले कहते हैं कि इस बीमारी को हम छुपाएं। अच्छा मुदस्सिर, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं इस वक्त? जी सर, मैं देख रहा हूँ मोबाइल। अच्छा, अब आपके सवाल का जवाब डॉक्टर साहब देंगे। आपका सवाल बुनियादी जिसका वो जवाब देंगे वो ये है कि क्या ये परमानेंट ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है? और हो सकती है तो कैसे हो सकती है? दवाइयाँ खानी पड़ती हैं परमानेंट सारी जिंदगी, या फिर ये दवाइयाँ कभी छूट भी जाएंगी, इनको पता छोड़ भी देगा? आप अभी फ़ोन रखेंगे, आपने प्रोग्राम देखना है और फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है सर। थैंक यू मुदस्सिर, अस्सलाम वालेकुम। सर ये बड़ा वैलिड सा सवाल। लेकिन चंद नुकात मैं इसके बताना चाहूँगा इस प्रोग्राम में मुख्तसर तौर पर कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है तो एक बाइपोलर इन ऑर्डर भी होता है। अच्छा, तो जो लोग बाइपोलर इन ऑर्डर में होते हैं वही बाद में बाइपोलर डिसऑर्डर में होते हैं। तो ये फिर डिसऑर्डर इन ऑर्डर हो सकता है? अच्छा, एक बात तो यह है कि जब लापरवाही करते हैं वो लोग जो खूबियों के मालिक होते हैं और जिनमें बहुत जहानत होती है और एनर्जी होती है और वो ज़िंदगी में बहुत कारखाए नुमायाँ अंजाम दे सकते हैं, जब वो अपने बारे में लापरवाही करते हैं तो उनका जो बाइपोलर इन ऑर्डर है वो बाइपोलर डिसऑर्डर में बदल जाता है और फिर उन्हें इलाज मुआवजे की ज़रूरत पड़ती है और फौरी तौर पर तो ऐसी दवाओं की ज़रूरत पड़ती है जो उनके अंदर कीमियावी इम्बैलेंस है उसे बैलेंस में बदले, उसे तवाज़न में बदल दे, क्योंकि ये कोई नफ्सियाती मर्ज़ नहीं है। अच्छा। बाइपोलर डिसऑर्डर ये असाबी मर्ज़ है, ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, ये ब्रेन डिसऑर्डर है, ये हार्डवेयर का प्रॉब्लम है, ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम नहीं है। अगरचे जब हार्डवेयर में प्रॉब्लम होता है तो आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्टवेयर में भी वो प्रॉब्लम फिर झलकने लगता है। तो जब किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाता है तो बुनियादी इलाज जिसे हम कहते हैं वो दवाओं से होता है। फर्स्ट ट्रीट बाइपोलर डिसऑर्डर विद मेडिकेशन। ओके, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। और उसके बाद लाइफस्टाइल चेंज जो है वो चाहिए ताकि इन ऑर्डर में जा सकें, लेकिन इस बात का इम्कान तकरीबन काफ़ी कम है कि दवा बिल्कुल सिफर पे आ जाएगी। इसके लिए तो बहुत बड़ी जिन्नाती कोशिशें किसी को करनी होगी अपनी ज़िंदगी के अंदाज़ को बदलने के लिए कि वो मुकम्मल तौर पर बाइपोलर इन ऑर्डर में आ जाए और उसकी दवाएं ज़ीरो पे आ जाएं और वो महज अपनी निगहदाश्त और अच्छे लाइफस्टाइल की वजह से पुरसुकून और अच्छी ज़िंदगी गुजारने तो लगे। दवाई लेता है, अगरचे ये नामुमकिन नहीं पर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये सूट करता है कि वह दवाएं लेते रहें और जिद्दोजहद करते रहें लाइफस्टाइल अच्छा बना के कि वो इन ऑर्डर में आते चले जाएं। इससे उनकी दवा की जो मिकदार है वो कम से कम होना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। जब दवा की मिकदार कम होती है तो जिस्म पे बोझ कम होता है, साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं और आसानियाँ पैदा होती हैं और इनकरेजमेंट मिलती है। जब इनकरेजमेंट होती है तो लाइफस्टाइल को और बेहतर बनाते हैं। टेक्निकली ये मुमकिन है कि कोई दवाओं के बगैर सिर्फ लाइफस्टाइल की तब्दीली के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दे, लेकिन ऐसा बाज़ार से नहीं मिलता। अच्छा। ये इसकी जिद्दोजहद करनी पड़ती है और वो जिद्दोजहद का आगाज़ तो है, एहतमाम कोई नहीं है, वो जिद्दोजहद जारी रखनी पड़ती है। और जिस लाइफस्टाइल की हम बात कर रहे हैं वैसे तो सबको वही लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। खाली बाइपोलर डिसऑर्डर में जो लोग हैं
उनको उस लाइफस्टाइल के लिए कोशिश सिर्फ नहीं करनी चाहिए, तमाम इंसानों को करनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ जो परहेज़ करते हैं, ये तो सब लोगों को करने चाहिए। ये जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ या दिल के मरीज़ जो एहतियातें और परहेज़ करते हैं डॉक्टर्स के कहने पे, वैसे तो सभी लोगों को ऐसा ही करना चाहिए। तो इसी तरह बाइपोलर डिसऑर्डर में दवा खाना, वर्जिश करना और पुरसुकून नींद लेना, क्योंकि इन लोगों का सोने को दिल नहीं करता, तो बर वक्त सोना और लड़ाई झगड़े से परहेज़ करना, और दिन में वक्फे वक्फे से थोड़ी ग़ज़ा लेना, और मिठाइयों से और मीठी चीज़ों से परहेज़ करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लगती हैं मुश्किल, लेकिन जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको बाद में ये पता चलता है कि ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। जैसे वज़न कंट्रोल करना, अपने आप को तंदुरुस्त और तवाना रखना, इसमें आपका भी काफ़ी हाथ होता है, इसमें खाली किस्मत का हाथ नहीं होता, अगरचे किस्मत का हाथ भी होता है, लेकिन आपकी अपनी भी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं जो पूरी करने से बेहतर सेहत की राह हमवार होती है। और लोगों के अंदर जिस्मानी सेहत की काफ़ी आगाही पाई जाती है, लेकिन ज़हनी सेहत के बारे में अभी लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं हुए, और लोग ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उनकी ज़हनी सेहत बिल्कुल परफेक्ट है। और ज़्यादातर लोग, रूल ऑफ थंब ये है, ज़्यादातर लोग मेरे समेत अगर इस बारे में गौर करना शुरू कर दें कि हमें अपनी ज़हनी सेहत बेहतर बनानी है, तो इसकी बड़ी गुंजाइश है। वाह, बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, और फ़ायदे भी उतनी ज़्यादा, फ़ायदे भी उतने ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है। ले जी नाज़रीन, ख़ास तौर पे मुदस्सिर साहब फ्रॉम डीजी खान, आपका सवाल का जवाब डॉक्टर साहब ने दे दिया, और कीप इट अप, जो है इलाज से जुड़े रहें और कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह बेहतरी जो है आपका रिज़ल्ट होगी। और आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, कॉल फिर से आप कर सकते हैं, हमारे पास थोड़ा सा वक्त है, और 0300 8420 270 पे आप हमें कॉल कीजिए, और जो भी आपके जहन में कमेंट है, सवाल है, वो आप कर सकते हैं, और हम यहाँ पे जवाब देंगे। डॉक्टर साहब एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से पलट के आते हैं, तो फिर आपके सवाल होंगे और हमारे जवाब। कहने को थोड़ी सी टेक्निकल सी बात है कि वर्किंग मेमोरी क्यों हम बता रहे हैं, बट आप देखें कि बच्चों के प्रॉब्लम्स में सबसे हाईलाइटेड प्रॉब्लम आजकल ये आ रहा है कि ये पढ़ता नहीं है। तो हो सकता है कि आपके बच्चे में ये एग्जीक्यूटिव स्किल्स जिसको वर्किंग मेमोरी कह रहे हैं, ये एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही हो, और आप उसको इमोशनल और बिहेवियरल लेवल पर ले रहे हो, यानी आप बच्चों को ये समझ रहे हो कि ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है। हो सकता है कि एक्चुअली में रिकॉल करने की उनकी कैपेसिटी ना हो, एक्चुअली में ये जो स्किल है जिसको हम वर्किंग मेमोरी कह रहे हैं, ये वो उनके अंदर एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही है। जो हमने शॉपिंग वाली बात की, तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोई कैलकुलेशंस की हद तक मामला है, ये मामला उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। यानी कि पुराने तजर्बात को वहाँ जाना, पुरानी सिचुएशन में अपनी गलती पहचान सकना और फिर उससे सीखना, और अभी मौजूदा हालात में क्या करना है, ये सब वर्किंग मेमोरी की मदद से हो रहा है। बिल्कुल। फियर बुनियादी तौर पे अगर नहीं होता जब हम पैदा होते हैं, क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं होता कि कौन सी चीज़ हमें नुकसान दे सकती है, किस चीज़ से हमें फ़ायदा पहुंच सकता है। मगर फियर से इसका मतलब है कि फ़ायदा भी पहुंचता है कि हम वो चीज़ें जैसे सांप है या कोई और ऐसी चीज़ है, उससे हम अपना थोड़ा फासला रखते हैं। मगर जब हम उस फियर को अपनी ज़िंदगी में जगह दे देते हैं और फियर से ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं, और हम किसी ट्रॉमा में चले जाते हैं, कोई ऐसा वाक़या ज़िंदगी में रूनुमा हो जाता है जो हमारी सोचों पर भारी पड़ जाता है, जो हमारी सोचों का हिस्सा बन जाता है, तो उस सिचुएशन में या उससे मिलती जुलती सिचुएशन में वी बिकम फोबिक, हमें उससे डर लगने लग जाता है। और अनलेस हमें कोई गाइड करके उसमें से ना निकाले, सो वी लिव विद दैट काइंड ऑफ फियर। ट्रू।
Lahore, Karachi, Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ना सिर्फ आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर हमारा है 0300-8420-270, बल्कि आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं। डॉक्टर सदाकत, जो कमेंट्स हैं मोहम्मद मुदस्सिर साहब जिन्होंने अभी फ़ोन किया था डीजी खान से और बाइपोलैरिटी के मुतालिक बात की थी, वो आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और असफिया आगा जो एक वक्त में हमारे साथ काम कर रही थी विलिंग वेज में, वो भी प्रोग्राम देख रही हैं और वंडरफुल प्रोग्राम कह रही हैं। और मोहम्मद मुदस्सिर ने बताया कि इज़ अ टीचर ऑफ बायोलॉजी, जो अभी बात कर रहे थे। अबरार अहमद कह रहे हैं नाइस डॉक्टर एजाज इज़ वेयरिंग जॉगर्स विद टाई लुकिंग कूल। अच्छा सर, ये आप देखें, ये बिल्कुल जो ड्रेसिंग के नॉर्म्स हैं उनके ख़िलाफ़ हैं। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अबरार अहमद कि अगर आपके बॉस आपके साथ 1.5 घंटा वॉक करते हो, यानी कि सदाकत भाई मैं 1-1.5 घंटा रोज़ाना वॉक करते हैं, और जब डॉक्टर साहब आवाज़ देते हैं तो मैं ये वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता कि मैं ये उतारूं वो पहनूं, तो मैं फ़ौरन जो है ना बिल्कुल तैयार रहता हूं। क्योंकि 1-2 दफ़ा मैं ये एक्सपेरिमेंट कर चुका हूं कि मैंने ड्रेस शूज़ पहने हुए थे, और नदीम नूर साहब जो हमारे साथ होते हैं वो इस चीज़ के गवाह हैं कि मेरा एक ड्रेस शूज़ जो था उसका सोल ही घिस गया था और पत्थर अंदर चला गया था। तो अब मैं ये पहन के रखता हूँ कि डॉक्टर साहब जब आवाज़ दें आई एम ऑलवेज रेडी। अच्छा, ये मैं कहूँगा कि आपकी बड़ी हिम्मत है कि आप हर वक्त जो है लब्बैक कहते हैं वॉक के लिए। सारे नाच जानते हैं, जबकि नदीम नूर साहब तितर बितर हो जाते हैं एन उस टाइम पे जब वो आसार देखते हैं कि वॉक शुरू होने वाली है। और तनहा तो खैर करते ही हैं, ये उनको कॉल आ जाती है कहीं से कि भाई मुझे तो कॉल आ गई। तो ये एक आप ही हैं जो मेरा साथ देते हैं इसमें, और सिर्फ फ़ायदा मेरा है। और ये जो अभी आप बातें कर रहे हैं, सोने की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, खाने पीने की, ये सब इसका हिस्सा है। और आपको पता है कि पिछले जब आप इंग्लैंड गए हुए थे और कुछ दिनों के लिए आप और मसरूफियात में थे, तो आई गेन 2 kgs बिकॉज आप वॉक मेरे साथ नहीं कर रहे थे, आप अपना कर रहे होंगे जहाँ गए हुए थे, तो आई गेन 2 kgs। तो ये फ़ायदा तो है, तो वाई शुड नहीं। पर मैंने तो वहाँ इंग्लैंड जाके भी वॉक जारी रखी, बल्कि उसमें कोई 10% इजाफा हो गया। तो आपने क्यों, किस खुशी में ये वॉक? सर वॉक मैं आप ही के साथ करता हूँ। अच्छा, वरना मैं गायब हो जाता हूँ। वरना मैं नहीं करता वॉक। तो ये जनाब जो आपने हमें बात कही है ना, अदील अहमद नहीं कहाँ था जिनका, अबरार अहमद साहब, तो भाई मैंने इसलिए जॉगर्स पहने हुए हैं। अच्छा जी, फिर आगे आपके देखिए आपकी जो टाई है और आपके जो जॉगर्स हैं उनके दरमियान एक दूर का रिश्ता है, उन्हें करीब ला रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, रिश्ता कायम रखने की कोशिश होनी चाहिए तो फिर कायम हो जाते हैं रिश्ते। अच्छा जी, कहते हैं अदील अहमद, सर सारी जनरेशन चरस की तरफ जा रही है, इसकी क्या वजह है? अब के बरस तो चरस का जो है बहुत रुझान नज़र आ रहा है, मैं आपको बताऊं। और ये स्टार्ट जब किया ना आपके बरस, तो मैंने कहा शेर सुनाने लगे। अच्छा, ये इस पे बहुत ज़्यादा थोड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है। जो समझते हैं लोग कि चरस तो कोई बात नहीं, चरस को आमतौर पर मनशियात की छोटी बहन समझा जाता है। तो मैं सर इस पे एक मासूम सी छोटी सी बहन समझा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। चरस पिछले 50 साल में बहुत ताकतवर हो गई है, क्योंकि पहले इसको जो प्योरीफाई करने का निज़ाम था जी 1970 के करीब जी, जबकि चरस बहुत मुश्किल से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता था, जो उसके एक्टिव एजेंट है टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल THC, और अब ये उससे 100 गुना ज़्यादा ताकतवर है। यूँ समझे कि तब की चरस अब की चरस से बिल्कुल मुख्तलिफ होती थी।
और अब इसे आप कोई कमज़ोर किस्म की ड्रग नहीं समझ सकते। ये बहुत ताकतवर ड्रग है और तेज़ी से कुछ लोगों के ऊपर मुज़र असरात करती है, सब पे नहीं करती। अच्छा। लेकिन कुछ लोग इसके जब शिकंजे में आ जाते हैं तो फिर ये बहुत धर्म भरम कर देती है मामला। और ये हमारा जो आला तरीन हमारा ऑर्गन है, हमारा दिमाग, ये उसके अंदर ख़राबी का बायस बनती है और नफ्सियाती इमराज अगर नीचे दबे हुए हों तो उनको उठा के ऊपर लाती है। और ये बड़ी डेंजरस ड्रग है। चरस नहीं है, डैन है, कोई नहीं छोटी निकी पैन है। बिल्कुल सही 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 हो गया। और काशिफ कामरान कहते हैं मेंटल इलनेस रिफर्स to a wide range of mental health conditions, disorders that affect your mood, thinking and behavior. Examples of mental illness, तो इन्होंने वही आपकी जो बात है उसी को सेकंड किया है, कमेंट है इनका। और अबरार अहमद कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, वो वुड लव टू मीट यू इन पर्सन, इंशाल्लाह मोस्ट वेलकम अबरार साहब। वो मैं रिस्पॉन्ड करना भूल गया। असफिया आगा हमारे यहाँ काम करती थी और बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट हैं, वो अब प्रैक्टिस करती हैं इंडिपेंडेंट और बड़ी मसरूफ़ होती हैं। अच्छा। और मैंने देखा है कि बाज़ लोगों में आगे बढ़ के तरक्की करना और आगे ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करने का बड़ा पोटेंशियल होता है और यकीनन खुशी होती है ये सब देख के। ज़बरदस्त, वेरी नाइस। आप एज ए मेंटोर हमेशा इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि आपके साथ जितने भी लोगों ने काम किया वो ज़िंदगी में फ़ाल बेहतरीन हो। सर एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए, नाम बताइए। मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से, क्या हाल है आपके? मोहम्मद अली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप बताएं आप क्या करते हैं? जी मैं अभी स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से। जी पूछिए। डॉक्टर साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम 4 भाई रहते हैं घर में, राइट। बड़े भाई भी हैं जो नौकरी करते हैं, छोटे भाई मेरे साथ के पढ़ते हैं। ओके। सुबह से लेके शाम तक हमारे घर में सब एक दूसरे की इस्लाह करते रहते हैं, समेत मेरी वालदा की और वालिद की। अच्छा। सब एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं, एक दूसरे को दुरुस्त करते रहते हैं। जी। मुश्किल हो गया घर में रहना, कोई तरकीब बताइए। अच्छा, एक मैं बड़ी मज़े की बात आपसे शेयर करना चाहूँगा और उसके बाद डॉक्टर साहब आपको जवाब देंगे। आप सुनिएगा विलिंग वेज के फेसबुक पेज पे। एक बात बड़ी मज़ेदार और हटके डॉक्टर साहब कहते हैं, और वो कहते हैं कि ये आपके सवाल से ज़रा हटके बात है। वो कहते हैं कि जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ये इस्लाह का रिश्ता नहीं है, एक दूसरे की इस्लाह ना किया करें, और ये मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं है। अब जो आपका सवाल है वो उसके कॉन्टेक्स्ट में भी जवाब देंगे, और ये बात पे भी शायद डॉक्टर साहब बात करें कि जो आपने कहा है कि भाई 4 भाई, माँ बाप, और सबका एक ही वतीरा और एक ही नज़र जिस पे मरकूज़ है कि एक दूसरे की इस्लाह करते हैं। तो मोहम्मद अली आप सुनिए, जवाब सुनिए डॉक्टर सदाकत का। आपके कॉल करने का शुक्रिया। अच्छा, बात का कुछ हिस्सा तो मैं आपसे ही पकड़ूंगा कि मियाँ बीवी के दरमियान इस्लाह का, तनकीद का रिश्ता नहीं होता और इससे उनका रिश्ता फीका पड़ता है, रोमांस कम होता है, कुर्बत के लम्हात जो है मफकूद होना शुरू हो जाते हैं। मियाँ बीवी को तो बिल्कुल इससे परहेज़ करना चाहिए। जहाँ तक माँ बाप का और औलाद का रिश्ता है तो ये इस्लाह का रिश्ता है, यानी माँ बाप औलाद की इस्लाह करें, तालीम व तरबियत करें। ज़्यादातर तो आप समझ सकते हैं कि 18 साल की उम्र तक। अच्छा। और फिर उसके बाद हस्बे ज़रूरत या उनकी ख्वाहिश के मुताबिक औलाद जब चाहे तो मशवरा कर सके। और शुरू में तो बच्चों को वालिदैन ही इवन चलना बैठना उठना सिखाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वालिदैन का रिश्ता औलाद के साथ इस्लाह का रिश्ता है इस्टेब्लिश, और इस पे जो बुरा मनाते हैं वो अपना नुकसान करते हैं। ठीक हो गया। जो भाइयों भाइयों का रिश्ता है आपस में, वो भी तनकीद का या इस्लाह का रिश्ता नहीं है, वो लीडरशिप का रिश्ता है। अच्छा। वो रहनुमाई का रिश्ता है, वो इंस्पायर करने का रिश्ता है, इम्प्रेस करने का रिश्ता नहीं। लीडरशिप इज़ नॉट डिमांडेड, इट इज़ कमांडेड। हाँ, ये मैनेजमेंट नहीं है, ये लीडरशिप है। मैनेजमेंट में और लीडरशिप में एक फ़र्क है। मैनेजमेंट में आप किसी के थ्रू कुछ काम करते हैं और लीडरशिप के ज़रिए आप किसी के अंदर वो जज्बा जगा देते हैं कि वो आपके पीछे चलने लगता है। वाह। तो भाई एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, लीड करते हैं,
और मैनेज नहीं करते, वो एक दूसरे के साथ नुक्ताचीनी भी नहीं करते, वो एक दूसरे को लेट डाउन भी नहीं करते और वो कंपेटिटिव भी नहीं होते। लेकिन कुदरत का एक निज़ाम है, कुदरत, यही मैं कह रहा हूँ, कुदरत का एक निज़ाम है कि जिसमें सिबलिंग राइवलरी होती है, जैसे शरीका नहीं कहते, तो वो शरीका भी होता है कि एक बच्चा माँ बाप को अपने नंबर दिखा रहा है कि देखें मेरे कितने अच्छे नंबर आए, तो दूसरा भी कॉपी निकाल के ले आता है। सही। या एक बच्चा कहता है कि फलां के साथ आपने ऐसा किया है तो मेरे साथ भी लाजमी करें। तो भाइयों के रिश्ते में थोड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है कि वो अपने छोटे भाइयों के लिए मशअल राह बने, और अगर कोई अपने भाई को देख के उसके पीछे नहीं चल सकता तो फिर भाई के मजबूर करने से भी वो पीछे नहीं चलेगा। तो ऐसे भी अब ये जिस तरह कह रहे थे घर पे रहना मुश्किल हो गया, असर्टिवनेस फिर इनके लिए ज़रूरी है। फिर ये दूसरों को बता सकते हैं कि ये कितनी दखल अंदाज़ी भाइयों की तरफ से पसंद करते हैं, कितनी नहीं पसंद करते। दिल आज़ारी किए बगैर दिल की बात करना असर्टिवनेस कहलाता है। दिल की बात दिल में रख छोड़ना और सड़ते कुटते रहना, ये एक डोर मैट बनने की तरफ राह चली जाती है। एक होता है बड़ा भाई, उसको तो राइट होता है वो बड़ा जो है, एक होता है छोटा भाई, चलो खैर है निक्का जो है यार, एक दरमियान में होता है भाई, वो क्या करे? देखिए दरमियान वाला जो है वो निस्बतन बेहतर पोजीशन में होता है। छोटे वाले के मसाइल कुछ ज़रा ज़्यादा होते हैं। वो कहते हैं ना, सग बाज बरादरे खुर्द ना बाज। ये इसका मतलब ही होता है कि बंदा कुत्ता बन जाए छोटा भाई ना बने। ये फारसी की मिसाल है। अच्छा। तो बात यह है कि आपस में जब भाई होते हैं तो एक दूसरे के बाजू होते हैं और एक दूसरे के मददगार होते हैं। नुक्ताचीनी वैसे कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। लोगों को ज़्यादातर अच्छे बुरे का पता होता है। अहलियत बाज़ औक़ात नहीं होती कि इंसान अपनी इस्लाह कर पाए, और कोशिश करने से ऐसा भी मुमकिन है। लेकिन दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्नैप करना, दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी करना, ये आपको पॉपुलर नहीं बनाता, जबकि आप पॉपुलर बनना चाहते हैं। आपको याद है किसी ज़माने में नाकदीन होते थे जी, जिन्हें क्रिटिक्स कहा जाता था, नाकिद कहा जाता था। देखिए मफकूद हो गए, ख़त्म हो गए। ये ब्रीड जो है कोई बिल्कुल कम, पांडा की तरह ये ब्रीड काफ़ी कम हो गई है। अब आपको दुनिया में ऐसे लोग नहीं मिलते जिनका तारुफ हो कि वो नाकदीन में से हैं, नक्काद हैं या कुछ ऐसा है। लोगों को पता चल गया इसमें कुछ हासिल मसूल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। तो मुझे उम्मीद है मोहम्मद अली, यू विल गेट अ क्यू फ्रॉम डॉक्टर सदाकत, you know, the way he explained the situation. Abrar Ahmed Farifu, I'm so happy to see chemistry between both of you. Dearest Ijaz bin Dr. Sadakat. So thank you very much for that comment. Kashif Kamran, great elaboration by Dr. Sadakat Ali Sahab. तो लोगों को पता नहीं ना कि आपके और मेरे दरमियान जो केमिस्ट्री है वो इस वजह से है कि मैं आपका परस्तार हूँ, और इसमें कोई शक नहीं है। यू नो दैट सर जी, मैं तो ताड़ा परस्तार है, you are my mentor. You have learned to do so. आप ऐसा you have grown up to that. Yes. और मैं तो day one से हूँ, तो फिर केमिस्ट्री तो हमारी बनती है। Very kind of you. It's very kind of you. अच्छा, फरीफ हुई कह रही हैं कि अब के बरस रिमाइंडेड यू ऑफ सम पोइट्री। डेरेस्ट एजाज भाई, अच्छा जी, हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस एडिक्शन, आई एम स्टक एट दैट। मोहम्मद सलमान है, कोई एडिक्शन है बताया नहीं इन्होंने, कोई एडिक्शन है। डॉक्टर साहब, ये एडिक्शन जो हो जाती है, सब्सटेंस अब्यूज़ और जो नॉन सब्सटेंस अब्यूज़ होता है, इसमें कोई फ़र्क होता है एडिक्शन से जान छुड़ाने में? नहीं, टेक्निकल तरीका तो एक ही है। जैसे गैम्बलिंग एडिक्शन है या अल्कोहल एडिक्शन है या ओवर ईटिंग की एडिक्शन है, तो बुनियादी चीज़ें तो एक जैसी हैं, मिलती जुलती हैं। और आप याद रखें कि एडिक्शन आदत को ही कहते हैं जो बुरी होती है। अच्छा, जिसे हम बुरी आदत कहते हैं ना, तो बुरी आदत दुरुस्त लफ्ज़ नहीं है जी। आदत सिर्फ अच्छी होती है। अच्छा, जब हम कहते हैं ना कि बुरी आदत क्या होती है? बुरी आदत को एडिक्शन कहते हैं, उसको इल्लत भी कहते हैं। अच्छा। तो दिमाग में प्रोसेस एक जैसा ही है। जो सॉफ्टवेयर हाउस है, जहाँ आदतें बनती हैं, जहाँ सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, वो वैल्यू न्यूट्रल है जी। और आप अच्छी आदत डाल रहे हो या आप बुरी आदत डाल रहे हो जी, या इल्लत में मुब्तला हो रहे हो,
तो आपका दिमाग उसमें भी मदद करता है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाके आप चाहे नेकी पर मबनी सॉफ्टवेयर बनवा लें या बदी पर मबनी सॉफ्टवेयर बनवा लें, तो वो आपको सॉफ्टवेयर बना के दे सकते हैं, चाहे आपके मकासद नेक हों या बद हों। सॉफ्टवेयर होते हैं और वो अच्छे या बुरे नहीं होते। इस तरह गैजेट्स भी अच्छे या बुरे नहीं होते, जैसा आप उनका इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल एडिक्शन, स्क्रीन एडिक्शन, तो हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एडिक्शंस का ज़माना है। ये जो एडिक्शंस का ज़माना है ये इस वजह से है कि बेचैनियाँ बहुत फ्रीक्वेंट हो गई हैं और फासले घट गए हैं और मुश्किलात तेज़ी से हम तक पहुंच जाती हैं। हमें संभलने का मौका नहीं मिलता जैसे कि पहले मिलता था। तो हमें कुछ ना कुछ स्किल्स की ज़रूरत है ताकि हम आने वाले वक्तों में कंफर्टेबल रह सकें। हमें ड्रग्स की ज़रूरत ना पेश आए, क्योंकि ड्रग्स से कोई मसला तो हल नहीं होता, सिर्फ फीलिंग्स बदलती हैं। और फीलिंग्स बदलने के लिए ड्रग्स ज़रूरी नहीं, आप थोड़ी सी कोशिश करें और अपने आप को उस नए सांचे में डाल लें और सीख लें कि कैसे अपनी फीलिंग्स को काबू में रखना है। तो कोई ये ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं वैसे। तो बेस्ट यही है कि एडिक्शन में पड़े ही ना। ये तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि नशे से निजात का बेहतरीन रास्ता ये है कि इसको शुरू ही ना किया जाए, मगर उसके लिए बैलेंस चाहिए, ज़िंदगी तवाज़ुन चाहिए। और वो तवाज़ुन अगर हम छोटी उम्र से शुरू कर दें, बुरी आदतें सीखने से पहले अच्छी आदतें हम सीख लें, तो ज़िंदगी खासी सहल गुजरेगी। लेकिन हमें ये मान होता है कि नहीं, चंद दिन ये बुरी आदत मैं अपना लूँ, गुजारा कर लूँ, फिर मैं बाद में आगे चल के तो मैंने अच्छी राह अख्तियार कर ही लेनी है। जैसे लोग जब वर्कहॉलिक बन रहे होते हैं तो सोचते हैं कि एक दफ़ा मेरा कारोबार कामयाब हो जाए तो फिर मैं अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन ले आऊँगा। इसी तरह और बहुत सी ऐसी आदतें हैं, जैसे लोग रिश्वत देना शुरू कर देते हैं कि एक दफ़ा मेरा ज़रा काम सीधा हो जाए फिर मैं रिश्वत देना बंद कर दूँगा या रिश्वत लेना बंद कर दूँगा। तो जो क्विक फिक्स है, जैसे अगर 2 दिन किसी को नींद नहीं आई तो वो फ़ौरन ट्रैंक्विलाइज़र लेने बैठ जाता है कि ज़रा आजकल तो मैं थोड़ा नींद कर लूँ ना, फिर मैं कुदरती नींद सोना शुरू कर दूँगा। आजकल तो मैं उधार लेके गुजारा कर लूँ ना, फिर मैं उधार लेना छोड़ दूँगा और अपनी ज़िंदगी को, अपनी चादर को, अपने पाँव को सही जगह रख लूँगा। तो ये चीज़ें एक्चुअली ट्रैप्स हैं, ये पिटफॉल्स एंड ट्रैप्स हैं कि वक्ती तौर पर हम क्विक फिक्स के पीछे जाएं। क्यों ना हम अच्छी आदतों के ज़रिए अपने मसाइल को हमेशा के लिए हल करें, प्रिंसिपल सेंटर्ड ज़िंदगी गुजारें। तो जब मैं इस तरह की बातें करता हूँ तो लोग कहते हैं लो जी आप डॉक्टर साहब को इन बातों का बड़ा ख्याल आ गया है और प्रिंसिपल सेंटर्ड की बातें करते हैं, ये तो बहुत ही बोर और बेमज़ा ज़िंदगी होगी। लेकिन मैं आपको हकीकत में बताता हूँ कि डिसिप्लिन या प्रिंसिपल सेंटर्ड ज़िंदगी या अच्छी ज़िंदगी, इससे ज़्यादा मज़े की ज़िंदगी कोई हो नहीं सकती, चाहे आप किसी तरह भी तसव्वुर करके देख लें। लोग जिन चीज़ों में मज़ा समझते हैं वो असल में मज़ा नहीं होता, वो शराब होता है। हकीकी मज़ा अगर इंसान पाना चाहता है तो वो बेहतरीन प्रिंसिपल सेंटर्ड डिसिप्लिन लाइफ में है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सदाकत। और नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज बड़ा मज़ा रहा इस सेंस में कि हमने मुख्तलिफ़ लोगों की जो कॉल्स थी और जो कमेंट्स थे, इंटरैक्टिव प्रोग्राम किया और इस तरह से बात की। और वो मुझे एक प्रोग्राम याद आ गया जिसमें वो जिस तरह हूटर सा बज जाता था तो पता चलता था कि 1 घंटा भी गुजर गया। और हमारा भी जो प्रोग्राम है बीप की आवाज़ आ गई, तो यही बस समय समाप्त होता है और फिर आपके लिए दोबारा लेके आएंगे हम प्रोग्राम। डॉक्टर सदाकत थैंक यू वेरी मच। नाजरीन इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह आपके लिए नेक्स्ट फ्राइडे हम प्रोग्राम लेके आएंगे। यू आस्क फॉर इट और उसमें आप शिरकत कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और डॉक्टर साहब जो बात कर रहे थे कि प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ अगर हम गुजारें तो हमारी अपनी इनफरादी ज़िंदगी भी और इज्तिमाई ज़िंदगी दोनों बेहतरीन हो सकते हैं। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।